वेलकम टू द कुमार देव। तारिणी मल्लाह ताराशंकर बंद्योपाध्याय। तारिणी मल्लाह की सहज स्वाभाविक मुद्रा ही बन गई है, सिर काफी नीचे तक झुका झुकाकर चलने की, जैसे कर यह उसका स्वाभाविक रूप ही हो, जबकि उसके शरीर की ऊंचाई अस्वाभाविक ढंग से बहुत ही लंबी है। परिणाम स्वरूप घर में प्रवेश करने के दरवाजे के ऊपरी हिस्से से वृक्षों के नीचे से गुजरते समय उनकी डाली से साधारण अना झोपड़ियों की चालों से अनेक बार उसके माथे पर जोर जोर की चोट लग चुकी है। ऐसी ही चोटें खा खाकर थके जा जाकर उसने सिर झुकाकर चलना सीख लिया है। परंतु वही तारिणी जब नदी की खुली छाती पर अपनी नौक को खेता होता है, तब अपने स्वाभाविक शरीर को बिल्कुल सीधा तानकर ही रखता है। उसके शरीर का सहज स्वाभाविक रूप वहां स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, जिसमें कहीं भी तनिक सी कोई लचक नहीं होती है। ताड़ के पेड़ से बनी हुई अपनी बड़ी नैया के एक किनारे पर खड़े होकर अपनी लंबी और मोटी बांस की लग्गी से नीचे की ओर धक्के मार मारकर यात्रियों से खचाखच भरी अपनी नैया को वह इस पार से खेते खेते सीधे उस पार ले जाकर भिड़ा देने के बाद ही थमता है। आषाढ़ का महीना है। अंबुबाची त्योहार के उपलक्ष्य में जो यात्री दर्शन पूजन के लिए गए थे, लौटते समय उनका जो रेला यहाँ पहुंचा है, उसकी भीड़ से तो मयूराक्षी नदी के इस गलुटिया के घाट पर जैसे एक बाजार ही लग गया है। पैदल चलने के परिश्रम से हारे थके यात्रियों के इस झुंड में सभी के सभी औरों से पहले ही नदी को पार कर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। हुक्के की अपनी गुड़गुड़ी पीते पीते ही तारिणी ने जो रखी हाथ डांट लगाई, और नहीं पूजनिया ठकुराइनो, अब और नहीं, जरूरत से बहुत ज्यादा सवारी पहले ही चढ़ चुकी है। इस समय की हर सवारी गंगा स्नान करने के पुण्य प्रताप के भार से और भी भारी हो गई है। इन सभी के सब पुण्य से भारी हुई सवारियों के बोझ को मेरी यह नया अब और नहीं सह पाएगी। नया पर चढ़ने से सवारियों को वह रोके जा ही रहा था कि तभी एक वृद्धा महिला विनती करते हुए चिल्ला उठी, बस एक सवारी और भाई, बस यही मेरा एक बेटा और चढ़ा लो। उधर दूसरी ओर से एक और युवती पुकार उठी, अरे ओ साबी, अब उठ भी आना, जल्दी चढ़ा। दुश्मनों को हाड़ के दांतों को फैलाकर अब और हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साबी, जिसका पूरा नाम है सावित्री, उम्र की अल्हड़ नवयुवती है। वह अपने लोगों के आसपास के गांवों की कई दूसरी नवयुवतियों के साथ हंसी मजाक भरे वार्तालापों में ऐसी मग्न थी कि बात करते करते हंसी की किलकारियां भरते जैसे लोट पोट हुई जा रही थी। उसने वहीं से पलटकर उत्तर दिया, तुम सब चली जाओ। अब इसके बाद जब नया दूसरा खेप ले जाएगी, तब उसी में चढ़कर हम सबकी सब एक साथ ही जाएंगी। तारिणी हड़बड़ाते हुए सिफारिश सी करता हुआ बोल पड़ा, नहीं रे छोकरी, तू तो इसी खेप में नया में चढ़ा, तेरे अकेले का भार ही बहुत है। तुम्हारे जैसी इन तमाम कन्याओं के चरण अगर एक साथ ही मेरी इस नया पर पड़ेंगे, तो तुम लोगों के बोझों से छुपकर मेरी यह डोंगी नया तो निश्चय ही डूब जाएगी। बातचीत करने में अत्यंत प्रगल्भ मुखर साबी प्रत्युत्तर में चहक पड़ी, डूबने को होगी तो तुम्हारी इन बुढ़ियों की खेप, जो इस बार नया में जितनी भरी है, उसी से डूब जाएगी तेरी नया रे मल्ला, क्योंकि इनमें से किसी ने 10 बार तो किसी ने 20 बार गंगा स्नान कर कर के पुण्य का बोझा बहुत बढ़ा लिया है, जबकि हम सबकी तो यह बस पहली पहली बार की पुण्य की कमाई है। दोनों हाथों को जोड़कर तारिणी फिर बोला, ठीक कहती हो मातेश्वरी, परंतु तुम लोग तो अपने इस एक बार में ही गंगा की लहरों को माथे उठाए ले आए हो। उसकी यह बात सुनकर यात्रियों का दल जोर जोर की आवाजें कर हंसने लगा। फिर उस मल्लाह ने अपनी लग्गी को हाथ में संभाला और कूद कर डोंगी नया के एक सिरे के माथे पर आ चढ़ा। उसका सहयोगी मल्लाह काला चांद अभी तक यात्रियों से खेवा का भाड़ा महसूल वसूलने में ही लगा हुआ था। वह जोर जोर से हाथ लगाता हुआ बोला, नदी पार करने के खेवा का पैसा देने से किसी ने फांकी तो नहीं मारी है? देख लो, अब भी ठीक से देख लो, खेवा दिए बिना कोई यूं ही न चला जाए। इतना कहने के साथ ही उसने डोंगी नया को एक जोर का धक्का दिया, जिससे नया नदी के पानी में बह चली। उसके साथ साथ वह भी नया पर चढ़ाया। लग्गी से एक भारी धक्का मारकर तारिणी ने फिर आवाज लगाई, हरि हरि बोलो, सभी बोलो हरि बोल। सारे के सारे यात्री एक ही स्वर में चिल्ला उठे, हरि बोल हरि बोल। इतने सारे यात्रियों के कंठ से एक साथ उठी हुई हरि बोल की ध्वनि नदी के दोनों तटों पर खड़ी वनों से भरी हुई धरती के बीच प्रतिध्वनित होती हुई देर तक फकरती रही। नया के नीचे अत्यंत प्रखर स्रोत में बहती हुई मयूराक्षी नदी अपनी दबी दबी क्रूर हंसी के कलरवों के साथ बहती चली जा रही है। यात्रियों की भीड़ के स्वर, पार करो हे हरि, अब तो तारो हे हरि, गूंज रहे थे। तभी हंसते हुए तारिणी मल्लाह बोल उठा, आप लोग चाहे तो मेरा नाम भी भज सकती हैं, आखिर मैं भी तो पार ही लगा रहा हूं। एक वृद्ध महिला बोली, सो तो ठीक ही बात है बाबा, तारिणी अगर न तारेंगे तो फिर तारेगा कौन, तुम ही बतलाओ।
एक झटका देकर लग्गी को खींचकर ऊपर उठा लेने के बाद तारिणी ने बड़े क्रोधपूर्ण स्वर में पुकार कर कहा, अरे वो साला केले, जरा मरोड़कर ठीक से पकड़, डांट पतवार को। हाँ भाइयों, यह रा संघाती खाना नहीं खाता है बेचारा, यो मरियल सा क्यों पड़ा है रे? नदी के बहाव के खिंचाव को देख नहीं रहा है क्या? बिल्कुल सच्ची बात है, इस मयूराक्षी नदी की प्रखर धारा ही तो इसका विशेषत्व है। जाने कब किस ओर को खींच लेती है। वैसे वर्ष के 12 महीनों में से 7-8 महीने तो यह मयूराक्षी मरुस्थल की तरह सूखी पड़ी रहती है। उस वेला में तो 1-1.5 मील तक बस बालू ही बालू की राशि धू धू करती रहती है। पर तो वर्षा ऋतु का आरंभ होते ही वही मयूराक्षी राक्षसिन की तरह भयंकरी हो जाती है। बीच धार से दोनों ओर के किनारों में 4-5 मील के फैलाव तक पीले रंग के मटमैले पानी की धारा में उपचूप भरकर ऊंची ऊंची विराट लहरें दौड़ती भागती चलती हैं। कभी कभी तो इसमें हरकापा बांध तोड़मरोड़ कर डुबा देने वाली बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के कारण ऊंची लहरों का ऐसा तूफान जो 6-7 हाथ ऊंचाई तक जल की धारा को बढ़ा देता है। जिस उमड़ती बाढ़ में सामने के मकान में या झोपड़े, खेत खलिहान, गांव दर गांव सभी कुछ को डुबोते हुए इस तरह से धो पोंछकर बहा ले जाती है, जैसे इस पूरे इलाके को ही अपनी बाढ़ में डुबोती भिगोती चली जाएगी। वैसे इस तरह की हड़पा बांध यानी नष्ट भ्रष्ट कर देने वाली बाढ़ बराबर नहीं होती है। तारिणी के ख्याल में ऐसी घटना आज से 20 वर्ष पहले एक बार हुई थी। नया चलाना शुरू होने से अब तक के समय के दौरान सूरज भगवान ठीक सिर के ऊपर आ पहुंचे थे, जिनकी अत्यंत प्रखर किरणें देह को जलाने लगी थी। एक पुरुष यात्री ने तो अपना छाता ही खोल लिया है। तारिणी हड़बड़ाकर बोल उठा, अरे ओ ठाकुर महाराज, पाल मत तानो, पाल मत डालो, हवा का झकझोर इतना तेज है कि तुम ही उड़ जाओगे। उस यात्री ने तुरंत ही अपना छाता बंद कर लपेट लिया। यकायक नदी के ऊपर से एक आर्त चीत्कार बचाओ बचाओ ध्वनि में उमड़ पड़ी। इस डोंगी नैया पर सवार सारे यात्री भी अचरज में पड़ गए। तारिणी ने बड़े धीरज के साथ लग्गी चलाते हुए कहा, इसी सब का ख्याल करके मैं सावधान करता हूँ, तुम लोगों को कोई डर नहीं है। अरे लोगों, एक डोंगी नैया ओलकड़ों के घाट पर डूबी है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अरे ओ बूढ़ी मैया, आप इस तरह क्यों कांप रही है? अरे ओ ठाकुर जी, पकड़ो पकड़ो उस बूढ़ी माँ को, अपनी बाहों में पकड़कर संभाल लो। अब तो डर ही किस बात का, हम लोग तो नदी पार करके अब आगे वाले घाट पर पहुंचने ही वाले हैं। नदी की जलधारा के फैलाव का हिस्सा भी बस समाप्त होने को था कि तभी तारिणी चिल्लाया, अरे ओ केले, क्यों, क्या बात हुई भैया? नदी के पानी की छाती पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते हुए तारिणी शीघ्रता से बोला, ले पकड़ ये लग्गी तू धर, मैं देखता हूँ। उसकी बात सुनकर केले यानी काला चांद उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में लग्गी का छोर थमाते थमाते तारिणी ने इशारा करते हुए कहा, वह देखो, वहां वह डूबे जा रही है। कहते कहते तुरंत ही वह प्रखर गति से बहती जा रही नदी की धारा के गर्भ में कूद पड़ा। नैया में सवार औरतों में से कई वृद्धाएं तो जोर जोर से रोने लगी, अरे ओ बाबा तारिणी, अब हम लोगों का क्या होगा रे? काला चांद डपटने लगा, अरे ओ बूढ़ी माताओ, जरा अपने पीछे की ओर भी देखो, कहां सरकती जा रही हो? मरोगी मरोगी तुम सब, निश्चय ही मरोगी। पीली पीली मिट्टी को बहाकर जलधारा में ले आने के कारण मयूराक्षी नदी के पीले पड़े पानी के उस बहाव के बीच में सफेद रंग की कोई एक चीज कभी ऊपर उभरती तो कभी नीचे डूबती जा रही थी, से धारा के बहाव की ओर ही हाथ पैर मारे तैरता बढ़ रहा था। उसके इस प्रकार बढ़ने में जैसे एक बड़ी ही स्वच्छंद गति दिखाई पड़ रही थी। डूबती उतराती बही जाती हुई उस चीज के पास वह हवा ही पहुंचा था कि ठीक उसी क्षण में वह चीज फिर डूब गई। परंतु उसके ठीक संग संग ही तारिणी ने भी गहरी डुबकी लगा दी। देखते देखते वह कुछ दूर तक बहता चला गया, फिर ऊपर उठा, तब दिखाई पड़ा कि उसके एक हाथ में घने काले रंग की कोई चीज पड़ी हुई है। उसे पकड़े खींचते खींचते धारा से थोड़ा टेढ़े होते हुए तिरछे तिरछे तैरता हुआ वह भी आगे बहता चला। नदी के दोनों किनारों पर खड़ी जनता की नाना प्रकार की आशंकाओं और उत्सुकताओं से भरी निगाहें तारिणी पर लगी हुई थी। देखते देखते ही एक किनारे पर खड़ी जनता की भीड़ जोर जोर से चीत्कार करने लगी, हरि बोल हरि बोल। तभी नदी के दूसरे किनारे की जनता ने ऊंची आवाज में प्रश्न करना शुरू किया, ऊपर उठा आ रहा है क्या? ऊपर उठा आ रहा है क्या? काला चांद उस वेला में उस डोंगी नैया को बड़ी होशियारी से खेता हुआ तेजी से बढ़ा जा रहा है। तारिणी मल्लाह का भाग्य बड़ा प्रबल है, आज तो उसके भाग्य के दरवाजे ही खुल गए। नदी के पानी की धारा में जो डूबकर बही जा रही थी, दरअसल वह उस इलाके के बहुत ही नामी गिरामी अत्यंत संपन्न परिवार की बहू थी।
वस्तुतः ओल कूड़ा के घाट पर कोई डोंगी नया नहीं डूबी थी, बल्कि बहुत लंबा पूंघट काढ़े रहने वाली यह नववधु ही एक नया के किनारे पर दबाव बनाकर थोड़ा सरक कर सुरक्षा पूर्वक बैठने की कोशिश करने की अपनी हड़बड़ाहट में ऐसी विपत्ति बुला बैठी थी। उसने डूबने से बचने के लिए हाथ फेंके फांके भी, परंतु दामी मोटी बनारसी साड़ी के लंबे चुंघट के कारण उसके हाथ ठीक ठिकाने की जगह पर पहुंचे ही नहीं, और वह नदी की धारा के पानी में जा गिरी थी। डूबते उतरते इस प्रकार बहते हुए उसने कुछ पानी भी पी लिया था, परंतु अभी उतनी देरी नहीं हुई थी और पानी भी उसने ज्यादा नहीं पिया था। अतः थोड़े बहुत घरेलू कला का शल से ही उसके पेट का पानी बाहर निकल गया। तदनंतर उसकी चेतना फिर लौट आए। वस्तुतः अत्यंत कच्ची उम्र की कन्या थी वह। अभी 13 या 14 वर्ष से अधिक आयु तो निश्चय ही नहीं हो सकती। देखने में बड़ी ही रूपवान, कांतिंती और शुभ दर्शना है। उसके सुंदर शरीर पर सोने और मणि मुक्ताओं के गहने ढेर सारे पड़े हैं। कानों में कुंडल और कर्णफूल, नाक में बड़ी नथ जिसे खींचकर जुड़े तक ले जाया गया है, हाथों में बाला चूड़ी सा और कंगन तथा गले में जड़ाव बड़ा हार। होश आने के काफी देर बाद तक भी वह थर थर कांप रही थी। थोड़ी देर बाद ही उस नवपरिणीता बालिका वधू के पति महोदय तथा उसके ससुर जी भी इस घाट पर आ पहुंचे। तारिणी ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए ऊंची आवाज में पुकारा, गोड़ लग रहा हूं घोष महाशय जी आपके। उसी क्षण हड़बड़ी में उस कन्या ने अपना घूंघट फिर तान लिया। तारिणी बोला, अब और लोक लज्जा में मत नहाओ मां, अरे थोड़ा दम लो, ठीक से सुस्तल लो। लोकोक्तियों में वह कहते हैं न कि लाज में पड़कर जो माँ हो उठती है कुकड़ी, वह सिद्ध होती है विपत्ति की धुकड़ी। संकट के समय में लाज शर्म की परवाह करने के चक्कर में अपना विनाश बुला लेना ठीक नहीं है। घोष महाशय ने आगे बढ़कर बड़े प्रसन्न मन से पूछा, बोल तारिणी, तुझे बख्शीश में क्या चाहिए? जी खोल कर कह, क्या चाहता है तू? तारिणी मल्लाह रह रहकर अपने सिर खुजलाते खुजलाते हैरान न हो गया। सोच सोचकर परेशान हो गया कि उसे चाहिए क्या। अपने मन से वह किसी भी एक इच्छा पर अपने आप को स्थिर नहीं कर पाया। अंततः उसके मुंह से बोल फूटा, पूरी एक हांडी देशी शराब का दाम मालिक। माने 8 आना। घाट पर जनता की इकट्ठी हो गई उस भीड़ में वह जो सावी नाम की छोकरी थी, वह बोल पड़ी, अरे ओ मुंहों से, कैसा महाभागा बेवकूफ है तू रे। मांगना ही है तो कुछ मूल्यवान वस्तु मांग लेना रे बापू। तारिणी को से अब नए सिरे से ख्याल आया। अपने सहज स्वाभाविक रूप से गर्दन झुकाकर माथा नीचा करने की आदत के अनुसार झुककर उसने शर्मीली हंसी हंसते हुए कहा, नाक में पहनने की एक सुंदर सी नथ दे दे घोष महाशय। जनता की सब भीड़ में से वही छोकरी सावी फिर से चहक उठी, क्यों रे मरदुआ तारिणी, जान पड़ता है तेरी बहू तुझसे खूब नाक चढ़ाकर बातें करती है क्या? उपस्थित जनता में हंसी का ऐसा तूफान सा आ गया कि सबके अट्टहास से नदी का वह खिया घाट गुंजायमान हो उठा। नदी में डूबने से बची हुई वह बालिका वधू थोड़ी सी हिली डुली, परंतु उसने अपना घूंघट नहीं खोला। उसके लंबे चूंघट के नीचे से उसका गोरे रंग का कच्ची उम्र का नाजुक और सुडौल हाथ जैसे अपने आप ही बाहर हो आया। उसकी लाल लाल हथेलियों के ऊपर सोने की एक बड़ी ही सुंदर नथ सूरज की किरणों के उस प्रकाश में चमकने लगी। घोष महाशय ने उल्लासपूर्वक कहा, वह नथ तू उठाकर रख ले। आने वाले दशहरे के समय पर्व त्योहार पर दी जाने वाली दान दक्षिणा, कपड़े और चद्दर वगैरह तो हमारे पास तुम्हें देने के लिए अब निर्धारित हो ही गई, समझ गया तारिणी। और इधर आ, यह ले 5 रुपया और रख ले। कृतज्ञता के बोझ से और भी अधिक झुककर तारिणी ने उन्हें फिर प्रणाम किया और विनती भरे स्वर में कहा, परंतु मालिक, आप मेरे लिए जो चादर देने को कह रहे हैं, उसके बदले अगर पत्नी को पहनने के लिए एक साड़ी, वही होगा रे, वही होगा। घोष महाशय ने प्रसन्न होकर कहा। सावी नामक वह युवती इस बार जीभ चटकारती हुई बोली, हाय हाय रे, तेरी उस पत्नी को अगर एक बार मैं देख पाती रे तारिणी। तारिणी ने दबे हुए स्वर में कहा, अरे वह कोई देखने लायक थोड़े ही है, महाकाली कलूटी, कुत्सित और भद्दी है, उसे तू क्यों देखेगी भला। उस दिन की रात की वेला में तारिणी ने खूब जमकर शराब पी। पूरे गले तक शराब भरकर वह घर लौटा। नशे का नतीजा ऐसा कि पैर इधर रखता तो वह उधर पड़ जाता था। पांव को धरती पर ठीक से टिका पाने में जब उसे कठिनाई होने लगी, तब अपने साथ चल रहे अपने चेले कालाचांद से उसने झुंझलाकर पूछा, लोगों की आने जाने वाली इस राह में किसने ऊंची नीची सीढ़ियों की तरह जगह जगह काट कूट कर डाली है रे कलवा। जहां देखो वहीं गड्ढा, जहां देखो वहीं धुआं, इधर ऊंचा तो उधर नीचा, जैसे नाला ही काट दिया हो। अब देखो, अब एक और आ पड़ा यह गड्ढा। काला चांद खुद भी शराब के नशे में चूर चूर हो रहा था। अतः उसने उत्तर में केवल हुकारी भरी,
तारिणी फिर बोला, अब ये देखो, हर जगह जल ही जल भरा है, पानी से जैसे धरती ही डूब गई है। कोई बात नहीं रे कलुआ, आज चल तैरते हुए घर चले। अब तो न कहीं नीचा है न कहीं ऊंचा, सब एक समान पानी का पारावार कहते हुए डगमगाते हुए कदम रख रख कर वह वायुमंडल में अपने दोनों हाथों को आगे पीछे दाएं बाएं झटक झटक कर चलने लगा, जैसा कि नदी में तैरते समय करता है। लगता था जैसे तैरने का अभ्यास करता हुआ अभिनय करता चल रहा है। गांव के अंतिम छोर पर एक किनारे की ओर ही है उसका अपना घर। उसकी बात जोहती हुई उसकी धर्मपत्नी सुखिया दरवाजे पर एक दीपक जलाकर बैठी हुई है। घर के पास पहुंचते पहुंचते तारिणी ने ताल में ऊंचे सुर में एक लोकगीत गाना शुरू कर दिया। देश में एक नए प्रकार का दंतफंड चालू हुआ है भाइयों, जिससे तरह तरह की आमदनी हो रही है भाइयों। उसे इस तरह गाते हुए इधर उधर लुढ़कते हुए देखकर सुखिया दौड़ी हुई आगे बढ़ आए और उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया। उसने आगे चलने में जब वह करने लगा तब थोड़ा डांटते हुए बोली, बहुत हो गया, अब तो घर के अंदर चलो। जाने कब से भोजन की थाली सजाकर रखे हुए हो, जुड़ा जाने से भात से एकदम ठंडा और कड़कड़ हो गया है। घर के अंदर पहुंच जाने पर तारिणी ने एक झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया, फिर अपनी कमर में बंधी धोती की मुरहा को खोजते खोजते हैरान होता हुआ बोल पड़ा, नहीं, अभी भोजन छाजन की कोई बात नहीं, अभी तो पहले तुम्हारी नाक में नथ पहनानी होगी। मगर नथ गई कहाँ? क्यों, तुम ही बताओ ना कि ये साली नथ कहाँ जा छिपी? सुखिया ने जैसे अपने आप पर झींकते हुए कहा, वही सब करने के चक्कर में पड़कर एक दिन तुम मेरा माथा खाओगे, मेरा कपाल ही फूंक दोगे तुम। अगर तुम्हारी यही हरकत बनी रही तो देखना, एक दिन मैं इस सब के पहले ही गले में फांसी का फंदा लगाकर लटक जाऊंगी। फिर तो तारिणी उसके मुंह की ओर फटी फटी आंखों से देखने लगा, एक लाचारी भरी चितवन से, इस भाव से उसे देखता हुआ कि जैसे उससे कोई भारी अपराध हो गया हो। वह पूछ बैठा, क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया? सुखिया ने आंखों से ही उसे झपकते हुए कहा, किया क्या? अरे, यहाँ आने वाली नदी की यह भीषण बाढ़, और इस बाढ़ में तुम। तारिणी की बहुत ऊंची आवाज की खिलखिलाहट से वर्षा ऋतु की उस रात तक मूसलधार बारिश से भीगता हुआ अंधकार भी घबरा उठा। अपनी हंसी को रोककर तब उसने सुखिया की ओर प्यार भरी नजरों से देखकर कहा, यह क्या बकती है तू? अरे, माँ की गोदी में क्या कोई डर भय रहता है? तू ही बता, बोलना, जो कुछ बोलती है। ये नदी की बाढ़ तो हमारी माँ है, उसमें हम बच्चे किलकारियां लेते हैं, तो उसी से डरती है। अरे, पेट भरकर भोजन करने का सौभाग्य जो हम लोगों को मिला है, वह इस मयूराक्षी माँ की कृपा से ही तो। अब चुप क्यों हो गई? जवाब दे मेरी बातों का। तूने उस माँ की बाढ़ पर ऐसी बात कह डाली। उसके साथ अब और तर्क वितर्क करना छोड़कर सुखिया ने उसे भोजन कराने के काम में मन लगाया। भोजन करने की ठहर पर था, ली परसने के लिए वह अंदर चली गई। तारिणी जोर जोर से बुलाने लगा, सुखी, अरे ओ सुखिया, इधर आना, जल्दी आ। परंतु उस ओर से कोई उत्तर सुखिया ने नहीं दिया। तब उसी तरह डगमगाते तारिणी घर के अंदर चल पड़। भोजन की थाली परसने में व्यस्त सुखिया को उसने जा पकड़ा और उसका कपड़ा खींचते हुए बोला, आ चल, तुझे अभी इसी क्षण चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, पहले साड़ी का आंचल तो छोड़ो, छोड़ो, मेरे कपड़े खुल जाएंगे, सुखिया ने झल्लाते हुए कहा। तारिणी और भी भड़क कर बोला, चलेगी कैसे नहीं, जरूर जरूर चलना होगा तुझे, 1000 बार, 300 बार। साड़ी के आंचल को अपनी ओर खींचते हुए सुखिया बोली, अब मेरा कपड़ा तो छोड़ो, इतनी जिद है तो चलो, मैं चलने को तैयार हूँ, बोलो कहाँ चलना है? चलो चलते हैं। अतिशय प्रसन्न होकर तारिणी ने उसकी साड़ी का आंचल छोड़ दिया। भोजन की परसी हुई थाली को दोनों हाथों में उठाए उठाए ही सुखिया दरवाजे से बाहर निकल गई। तारिणी बड़बड़ाता जा रहा था, चल तुझे अभी दिखाता हूँ, अभी तुझे अपनी पीठ पर लादकर मैं मयूराक्षी नदी के इस गनूर घाट पर धारा में कूदूंगा, फिर तुझे लिए तैरते तैरते उस पार के 5 रूपी घाट पर जाकर बाहर निकलूंगा। सुखिया ने जैसे समझाते हुए कहा, जिस तरह तुम कहोगे ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ही, बस अब भोजन तो कर लो जरा। अपनी रौ में बहता हुआ तारिणी जब घर में से बाहर निकला आ रहा था, तभी दरवाजे की चौखट का ऊपरी काट उसके कपाल पर बहुत जोर से टकराया। घाव से विकल होने पर तारिणी का उछलना कूदना अब बहुत ढीला पड़ गया। भोजन करते करते उसने फिर आरंभ किया, तुमने क्या मेरी तैराकी देखी नहीं है? उस बार नदी की बाढ़ में जब एक जोड़ी बैल बह गए थे, तब क्या मैंने ही उन्हें धारा से लड़कर तैरते हुए बाहर नहीं निकाला था? पूरे 15 रुपए माने 5 रुपए कम, पूरे 20 रुपए उस साले मदन वाले ने ठग लिए मुझसे।
ये तेरे हाथों में जो शाखा, बाला, चूड़ी वगैरह सुशोभित हो रही है, ये सब फिर कैसे हुई? बोल, अब तू ही साफ साफ बोल। ये सब चीजें तुम्हारे किस नाना ने तुम्हें दी है? उसकी इस प्रकार की बातों की परवाह न कर सुखिया दूसरी कोठरी में बैठकर बासी भात के मानर और खटाई को मिलाकर कांजी बना रही थी। कांजी बहुत ही ठंडी चीज है, ज्यादा नशा हो जाने पर पिला देने पर बहुत ही लाभकारी सिद्ध है। अतः वह उसी में मग्न थी, जबकि तारिणी उधर बड़बड़ाए जा रहा था, मदना साले, तूने मुझे ठग लिया ना? ठीक है, ठग ले, जैसे भी हो। सुखिया की कलाई में शाखा और बाला के गहने तो हो गए न, बस मुझे कुछ दो या मत दो, मुझे कोई परवाह है क्या। आने दे मेरा भी मौका। मयूराक्षी की बाढ़ में एक दिन साला तू गिरा तो जब तक तुझे कई झांकनी दे देकर खूब पानी नहीं पिला दूंगा, तब तक क्या तुझे बाहर निकालूंगा। उसके बाद ही तुझे नदी में से बाहर ले आऊंगा। कांजी से भरा हुआ कटोरा लाकर सुखिया ने तारिणी के सामने रख दिया। एक तरफ जहां तारिणी कांजी पीने में जुटा, वहीं दूसरी ओर उसकी धोती के छूट की मुही को सुखिया ने खोलना शुरू किया। जैसे ही उसने खूंट की गांठ खोली कि वैसे ही सोने की वह चमचमाती नथ तथा चांदी के 3 रुपए बाहर आ गए। उन्हें देखते ही सुखिया पूछ पड़ी, बाकी 2 रुपए क्या हुए? तारिणी गिड़गिड़ाया, उन्हें मैंने नहीं उड़ाया, वही जो केले हैं ना। अरे वही केले माने कलुआ माने काला चांद है ना, उसी को मैंने दे दिया कि जा इन्हें तू ही ले जा। उसकी इस बात का कोई विरोध सुखिया ने नहीं किया। बात का बतंगड़ बनाने, वाद प्रतिवाद करने का उसे कोई अभ्यास नहीं है। ऐसी दशा में वह प्रायः चुप ही रहती है। उधर तारिणी ने फिर बक बक करना आरंभ कर दिया। याद करो उस बार जब तुम भयंकर रूप से बीमार पड़ गई थी, मैं यहाँ तुम्हारी देखभाल में उलझ था कि वहां हालत यह थी कि बड़ाए मयूराक्षी नदी के डर के मारे इस पार की डाक उस पार की डाक डाकखाने की चिट्ठी पत्री के थैले इस पार नहीं हो पा रही थी। पुलिस के सिपाही थानेदार तक नदी के घाट पर बैठकर हांफते पीटते हार माने बैठे रहते थे। तब सबने मुझसे गुहार की, मैंने ही फिर डाक पार करवाई। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उसका मेहनताना भी लिया। उसकी बख्शिश से ही तो तेरे कानों में सोने का कर्णफूल का यह झुमका हो पाया है। जा, तू अभी बाहर चली जा। जाकर उस ऊंचे टीले पर खड़ी होकर जोर जोर से हाँक लगा। ठीक नदी के उस ऊंचे किनारे से बुला कि अरे ओ हरामजादी नदी, तू जरा यहाँ तक तो उठ करा। वह दहाड़ती हुई ऊपर उठती चली आएगी। जा, तू उसे बुला तो ला। सुखिया ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, अभी जरा ठहरो तो मैं अंदर से आईना ले आऊं। आईने में निहराते हुए तुम्हारी लाई इस नथ को तो पहले पहन लूं। खुशी के मार तारिणी फिर एकदम से शांत हो गया। आईने को अपने सामने रखकर उसके भीतर निहारती हुई सुखिया अपनी नाक में नथ पहनने के लिए बैठ गई। तारिणी आश्चर्यचकित निगाहों से उसकी ओर टकटकी लगाए निहारता हुआ बैठा रहा। भोजन का कौर उसके हाथ में ही पड़ा रह गया। उस वेला में भोजन करने की सारी क्रिया ही बंद हो गई थी। सुखिया ने नथ पहनने का काम जैसे ही पूरा किया कि तभी अपने जूठे हाथों में ही तारिणी ने दीपक उठा लिया। फिर उसे सुखिया के मुखड़े के करीब लाते हुए बोला, देखो जरा आंख भर के देख तो लून, आज तुमको इस नथ में। हृदय में प्रसन्नता के उमड़ आने का वेग सुखिया के मुंह पर भी प्रकाशित हो उठा, कुछ इस तेजी से कि उसका सांवले रंग का मुखड़ा लाल लाल हो गया। नदी के किनारे सावित्री उर्फ साबी नाम की उस नवयुवती से तारिणी ने बिल्कुल झूठी बात कही थी, क्योंकि वास्तविकता में सुखिया की यह संवराई भी उज्ज्वल वर्ण की संवराई है। बहुत ही लोनी इखरे बदन की छरहरी सुखिया बहुत ही सुदर्शन युवती है। इसी से सुखिया के कारण ही तारिणी के सुख की कोई सीमा नहीं है। देशी शराब थर्रे के नशे में विभोर होते हुए भी तारिणी ने जो बातें कही वे झूठी न थी। उस मयूराक्षी नदी के कृपा प्रसाद से ही तारिणी के गृहस्थ जीवन में अन्न और वस्त्र का कभी अभाव नहीं हुआ। दशहरे के दिन वह मयूराक्षी नदी को देवता मानकर उसकी पूजा भी किया करता है। इस बार 1342 बनगाब 1935 के साल के दशहरे के त्योहार पर तारिणी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहा था। उसी के चलते उसने स्वयं कोरी नई धोती और कुर्ता तथा सुखिया ने भी घोष महाशय द्वारा पूजा पार्वण पर दी गई नई साड़ी पहन रखी थी। बारिश न होने के कारण मयूराक्षी नदी में पानी नहीं रह गया था, जिससे इस पार से उस पार तक फैले हुए बालू के ऊपर गर्मी की ऋतु के सूरज की प्रखर किरणें पड़कर पूरी नदी घाटी को चमका रही थी। आज के समय तक प्रायः हर साल ही वर्षा हो जाया करती है, परंतु इस बार अभी तक बारिश का पहला लविंडर झोंका भी नहीं आया है। नदी के घाट पर उतरकर भोगपुर गांव का निवासी कृष्णदास कमर सीधी कर खड़ा हो गया। फिर सने वहां के चारों ओर के पूरे वातावरण को ध्यान से देख लेने के बाद एक बार आकाश की ओर भी बड़ी गंभीरता से निरखा परखा।
फिर बोल उठा, इस बार की पूजा पूरी निष्ठा के साथ अच्छी तरह से करो तारिणी, जिससे कि बरसात अच्छी हो, खूब पानी बढ़े, नदी में खूब बढ़िया बाढ़ आए, क्योंकि अगर नदी में बाढ़ नहीं आए तो फिर खेती बाड़ी होगी किस तरह। मयूराक्षी नदी अपनी बाढ़ से जो उपजाऊ पोली मिट्टी अपने तटों के दोनों ओर फैला देती है, उसी से तो यहाँ की खेती में सोना फलता है। प्रसन्न मन से हंसते हुए तारिणी ने कहा, यही बात कहिए न बाबा जी, परंतु इस असली बात को दबाकर और लोग क्या बात प्रचारित करते हैं, इसे क्या दास बाबू आप जानते हैं। वे सब तो कहते हैं कि साला तारिणी यह पूजा ही बस इसीलिए करता है कि मयूराक्षी नदी में बाढ़ आए, ताकि बढ़िया नदी में अपनी नया का खेवा चला चला कर वह अधिक आमदनी कर सके। जबकि जो बात आपने कही वही असल सच है। इस मयूराक्षी माँ की दया से ही इस पूरे इलाके की संपन्नता रहती है। पकड़ रे पकड़, दौड़कर पकड़ ले उस पाठे को। पूजा के काम में लगाने के लिए लाया गया यह पाठा कच्ची उम्र का बकरा वह भागा जा रहा है। अरे ओ कलुआ, दौड़कर पकड़ उसे। बलि चढ़ाने के लिए वहां लाया गया वह पाठा नदी की तपती हुई बालू पर अब और खड़ा रहना चाहता ही नहीं था। जैसे तैसे पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से बड़ी कुशलता पूर्वक पूरी गई। फिर तो उसी खुशी में पूरी तृप्ति के साथ शराब पीकर तारिणी नदी के घाट के किनारे बैठकर कालाचांद को समझाने लगा, अरे ओ कलुआ, अब तो हर हर कल कल करती हुई बाढ़ इस नदी में बस 10 दिन बाद ही तूप आ जाएगी। इतनी उमड़ती हुई बाढ़ आएगी कि दिल खुश हो जाएगा। कालाचांद ने भी उत्तर में बड़े उत्साह के साथ कहा, सो तो ठीक है भैया, परंतु इस बार नदी की धार में जो चीजें डूबती हुई बहेंगी उन्हें नाव से कूदकर तुम नहीं पकड़ पाओगे। इस बार तो उन्हें मैं ही पकड़ा। यह बात मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ। हाँ। नशे में मदमस्त होकर तारिणी ने हंसते हुए कहा, परिणाम क्या होगा जानता है, चक्रवाती भंवर में बस 3 बार गुल्ला उभरेगा। बस ये जो काला चांद है ना, माने करियवा चंद्रमा, माने कि तू बस बिल्कुल धप धप सफेद हो जाएगा। उसकी बात से अपना भयंकर तिरस्कार हुआ समझकर अपमान से बौखलाकर आग बबूला होकर काला चांद गरज पड़ा, अरे ओ साला, तो क्या बोला, जरा फिर से तो कह। उसकी बात से तिलमिलाकर तारिणी बिल्कुल तनकर सीधा खड़ा हो गया कि तभी आगामी संकट को भांपकर सुखिया उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। फिर उसने उन दोनों की उस तकरार और झगड़े को मिटाकर फिर उनमें मेल करवा दिया। उसने मध्यम मार्ग सुझाते हुए कहा, जब नदी में मामूली किस्म की छोटी बाढ़ आएगी तो नदी के किनारे उधर जो पाकड़ का पेड़ है वहीं तक जो चीजें डूबती उतराती बहेंगी उन्हें मेरा देवर लगने वाला यह काला चांद ही पकड़ेगा, और पाकड़ के पेड़ के इलाके से आगे जो चीजें बह जाएंगी उन्हें ही तुम पकड़ा करोगे। सुखिया के पैरों की धूल को अपने माथे पर चढ़ाते हुए एक कलेजा फाड़कर रोते हुए काला चांद बोल पड़ा, इतनी बड़ी अगर बात ये मेरी भाभी ना होती तो भला और कौन कह सकता था। उस दिन के बाद आने वाले ठीक दूसरे दिन से ही छोटी नौकाओं की डोंगियों की मरम्मत का काम शुरू हो गया। हाथ में हथौड़ी, लकड़ी, टिन, लोहे की कीलें वगैरह लेकर वे दोनों सुबह से लेकर शाम तक घनघोर परिश्रम करते रहे। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में उस पुरानी डोंगी को उन्होंने बिल्कुल नया ही रूप दे दिया। परंतु सूरज की तेज किरणों की गर्मी के कारण उस डोंगी नया में फिर जगह जगह छेद हो गए। आषाढ़ का पूरा महीना बीत गया परंतु नदी में बाढ़ नहीं आई। बाढ़ आने की तो बात ही बहुत दूर, इस बार तो नदी की बालू को ढक दे ने भर को भी पानी नहीं हुआ। बस 2-4 बार ही बहुत मामूली सी बारिश हुई। परिणाम स्वरूप इस पूरे क्षेत्र में एक दबा दबा सा कातर क्रंदन उभरने घुमड़ने लगा, जैसे कि बहुत शीघ्र ही आ पड़ने वाली महाविपत्ति का अंदाज जा कर यह पूरा क्षेत्र ही अंदर उमड़ती वेदना से कांपने लगा हो, अथवा बहुत दूर से जो हाहाकार आ रहा है, हवा के झोंकों पर तैरती आ रही उसकी ही पहले पहल की व्याकुल वेदना की ध्वनि फैल गई हो। तारिणी के दिन तक अब काटे नहीं कटते। एक एक दिन का खर्च चला पाना मुश्किल हो गया है। नदी में पानी की कमी होने के कारण नौक तो चल ही नहीं सकती थी, सो जो सरकारी कर्मचारी अपनी साइकिल लेकर उस पार जाने के लिए आते थे उनकी साइकिल को अपने कंधों पर उठाकर नदी के उस पार पहुंचा देने के बदले जो 2-4 पैसे उससे मिल जाते हैं उन्हीं से वह देशी शराब पीता है। सरकारी कर्मचारियों का आने जाने का दौर इस समय कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पता लगा है कि वे लोग यहाँ इस बात की जांच पड़ताल करने आते हैं कि इस इलाके में सचमुच ही सूखा या अकाल पड़ा है कि नहीं। उनके आने जाने से साइकिलें पार करा कर जो कुछ पैसे मिलते हैं उसके अलावा भी एक विशेष चीज भी मिल जाया करती है, और वह है सिगरेट पीकर उसके एनपीए टुकड़ों को फेंक देने से बची हुई सिगरेटों की छोटी बड़ी टुकड़ियां। सावन का महीना शुरू होने की पहली बेला में ही नदी में बाढ़ आ गई। तारिणी तो से भारी धक्का खाकर भी अंततः बच गया।
बाढ़ आने के पहले वाले दिन तो वह इतना आनंदोन्मत्त हो गया कि ताड़ के पेड़ की तरह ऊंचे उठे नदी के किनारे पर से नदी की छाती में कूदकर उसने बाढ़ के पानी को और भी छलछलाता हुआ चंचल बना दिया। परंतु उसके बाद के 3 दिन बीतते बीतते ही नदी का सारा पानी इस कदर बह गया कि उसमें फिर वही घुटनों तक का पानी ही बचा रह सका। किनारे के पेड़ में रस्सी से बंधी हुई उसकी छोटी डोंगी नया कम पानी की कमजोर तरंगों पर बस मामूली ढंग से हिल डुल रही थी। तारिणी और काला चांद उसी पर बैठे हुए थे, किसी ऐसे नाजुक मिजाज, शौकीन और रईस किस्म के यात्री के आने की प्रतीक्षा में, जो कम पानी वाली इस नदी की धारा को भी अपने पैरों चलकर पार करना नहीं चाहेगा। जब ऐसी कोई परिस्थिति आ बनती है तो ऐसे यात्री को उस डोंगी पर बैठाकर वे दोनों पैदल ही डोंगी को ठेलते हुए उस पार ले जाते हैं। सांझ गहराती आ रही थी। तारिणी ने हताश स्वर में कहा, ये क्या हो गया रे कलुआ, जरा तू ही तो बताना। अत्यंत चिंता से भरकर काला चांद बोला, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। तारिणी ने फिर पूछा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा था, बोल तेरा क्या कहना है। ठीक पहले की ही तरह काला चांद ने फिर उत्तर दिया, वही बात तो मैं भी कहता हूँ। आकाश की ओर निहार निहार कर तारिणी ने कहा, जरा इस आकाश की ओर तो देख कलुआ, बिल्कुल स्वच्छ नीला खुला आकाश है। इस वेला में उतरे चिड़िया चुरंग भी तो नहीं बोल रहे हैं। काला चांद ने इस बार भी उत्तर दिया, ठीक यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। इतना सुनना था कि तारिणी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया और चिड़चिड़ाकर बोला, ठीक वही तो, ठीक वही तो, बस यही कहने के लिए मैं तुमसे बतिया रहा हूँ। ठीक वही तो कि रट कब से लगाए जा रहा है। काला चांद ने अकस्मात पड़ी मार से हैरान होकर चकपकाहट भरी नजर तारिणी पर एकटक लगा दी। उसकी ऐसी निगाह को तारिणी सह नहीं सका, अतः उसने अपना मुख दूसरी ओर घुमाते हुए कुछ दूर सरक कर आसन जमाया। कुछ क्षणों के बाद जैसे यकायक उभर आए चेतना से अभिभूत होकर देह को तोड़ते मरोड़ते हुए कह पड़ा, क्यों रे कलुआ, हवा क्या चक्कर लगाने लगी है, पछुआ हवा बह रही है ना। कहते कहते वह एक झटके में डोंगी नौक पर जा खड़ा हुआ। फिर एक मुट्ठी सूखी बालू को ऊपर उठाकर झुरझुर नीचे गिराना शुरू किया, परंतु हवा का बहाव इतना दुर्बल था कि पछुआ हवा बह रही है कि नहीं, कुछ भी अनुमान नहीं किया जा सका। फिर भी वह कह उठा, हूँ पश्चिम से ही थोड़ा धक्का दे रही है, बस तनिक सा। चल कलुआ, अब उधर चले, उधर चलकर देशी शराब पिएंगे। आओ चले, आज मेरे पास 2 आने पैसे टेंट में हैं। बड़ी होशियारी से आज मैंने सुखिया के आंचल के खूब से खोलकर इन्हें निकाल लिया है। ऐसा स्नेहपूर्ण आमंत्रण पाकर काला चांद सारी तब भूल गया और खुशी से उछल पड़ा। तारिणी के साथ साथ चलते हुए उसने कहना शुरू किया, बड़े भैया, कम से कम तुम्हारी बहू के पास कुछ रुपए तो है, अतः शाम को घर लौटने पर तुम्हें भोजन पानी निश्चय ही मिलेगा। ऐसी विपदा भरी हालत में हम लोग तो मर ही रहे हैं। तारिणी बोला, चाहे कुछ भी कहो कलुआ, मेरी पत्नी सुखिया बहुत भली है, निश्चय ही बहुत अच्छे हृदय वाली है वह। अगर वह न होती तो मेरे ललाट की भाग्य रेखा में डोम की दुर्गति भोगना ही अवश्यंभावी होता। उस बार उसके भाई के विवाह की वेला में उसकी बात को बीच से ही काटते हुए काला चांद कह उठा, जरा ठहरो भैया, ताड़ का एक फल उधर गिरा पड़ा है, मैं उसे जरा उठा लाऊं। कहते कहते वह पास के मैदान में नीचे की ओर उतर पड़ा। तारांकन तारांकन तारांकन। गांव के गोयनरे के पास एक बड़े छायादार वृक्ष के नीचे आदमियों का एक भारी झुंड बैठा हुआ था। उनके पास जाकर तारिणी ने उत्सुकता से पूछा, कहो भाई लोगों, तुम कहाँ जाओगे? तुम लोगों का अपना घर द्वार गांवपुर कहाँ है? उनमें से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हम लोगों का घर द्वार तो बीरचंद्रपुर गांव में है, परंतु हम अपने गांव नहीं जा रहे हैं, बल्कि मेहनत मजदूरी खटने के लिए हम सभी लोग वर्धमान शहर जा रहे हैं। तब तक काला चांद भी आ पहुंचा था। उसने पूछा, वर्धमान में बारिश हुई है क्या? बारिश तो नहीं हुई, परंतु वहां पानी का उतना अभाव नहीं है, वहां नहर बन गई है न, इसी वजह से। तारांकन तारांकन तारांकन। देखते देखते उस पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। ऐसा लगा जैसे अकाल सूखा कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि वह तो अपने देश की इस माटी के नीचे ही बहुत गहरे अपने को छिपाए हुए बैठा था। अब जो वर्षा के अभाव और सूरज की प्रखर किरणों से धरती की छाती जगह जगह से दरक उठी है, चप्पे चप्पे पर फांक उभर आई है, तो उन्हीं फांकों से बाहर निकलने का रास्ता पाकर इस सूखे काल ने अपनी भयानक मूर्ति को प्रकट कर अपना आतंक फैला दिया है। जिन गृहस्थों के पास अन्न धन का पर्याप्त भंडार है, उन्होंने भी उन्हें छिपा दिया है, कड़ी सुरक्षा में बंद कर दिया है। दूसरी ओर जो रोज रोज की मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते थे, अब कहीं से कुछ न मिल पाने के कारण भूखा दूखा रहकर उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया है।
जीविका के साधनों के अभाव में झुंड के झुंड लोगों ने अपना घर द्वार गांव गिरांव छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। तारांकन तारांकन तारांकन। उस दिन सवेरे सवेरे जगकर तारिणी जब नौक घाट पर आया तो पहली बार देखा कि काला चांद अभी वहां नहीं आया है। उसके इंतजार में बैठे बैठे कई पहर बीत गए, फिर भी काला चांद अपना काम करने घाट पर नहीं आया। तब तारिणी वहां से उठकर दौड़ा भागा काला चांद के घर जा पहुंचा और पुकार लगाई, अरे ओ काला चांद कलुआरे। कई बार पुकार लगाने पर भी किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसके घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा घर द्वार सूना सूना खां खां कर रहा है, कहीं पर कोई भी नहीं है। तब वह उसके बगल वाले घर के अंदर भी चला गया, परंतु वह दूसरा घर भी उसी प्रकार सूना सूना है। फिर तो केवल वही घर नहीं बल्कि उसने काला चांद का पूरा मोहल्ला ही खोज डाला, परंतु उसकी तो पूरी पट्टी ही मनुष्य प्राणियों से सूनी हो गई है। उसके बाद वह आसपास की कई एक पट्टियों में गया। पास की एक पट्टी चासीपाड़ा माने खेतीहर किसानों की पट्टी में जाने पर लोगों ने बतलाया कि काला चांद की पट्टी के सभी लोग तो कल रात को ही अपनी पुश्तैनी निवास भूमि छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए। उस पट्टी के मुखिया हारू मॉडल ने बतलाया, अरे भाई तारिणी, मैंने तो उन लोगों से बार बार कहा, आरजू विनती की कि जाओ मत, सभी के सभी लोग अपनी भीटा माटी छोड़कर मत भागो, परंतु मेरी बात पर किसी ने कान ही नहीं दिया। उल्टे यहाँ तक कहा कि यहाँ रहने से तो अच्छा है कि हम लोग बड़े लोगों के गांवों में जाकर भीख मांगकर गुजारा करेंगे। तारिणी के हृदय के भीतर जाने कैसी कैसी कचोटें शुरू हो गई थी। जनमानवहीन उस सूनी पट्टी की ओर निहारते हुए उसने केवल एक लंबी सांस फेंकी। हारू मॉडल ने फिर आगे कहना शुरू किया, अब इस प्रदेश में बड़े आदमी लोग क्या है भी, अरे सभी के पेंदे में छेद हो चुका है, नीचे से सभी खाली है। उन बेचारों की तो हालत और भी खस्ता है, और भी दारुण विपत्ति उनके सिर चैंपी हुई है, क्योंकि पेट भरने के लिए अन्न का एक दाना भी खाने को न मिला हो तो भी वे मुंह से अपनी इस सच्चाई को कबूल नहीं कर सकते। भूखे रहकर भी वे बराबर ऐसा ही दिखाएंगे और कहेंगे कि उन्होंने पेट भरकर भोजन किया है। उनकी हालत का अंदाजा इसी से कर लो कि यही जो वह गांव है न, जिसका नाम है पलाश डांगा, उस पलाश डांगा के एक बहुत ही इज्जतदार धनी मानी मशहूर परिवार के एक मालिक ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। कहने को कोई चाहे जो भी कारण बतलाए, परंतु सच्चाई यही है कि वह अपने अभावों के कारण ही फांसी पर झूला है। तारिणी तो एड़ी से चोटी तक गनगन कांप उठा। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरे दिन नदी के घाट पर एक बड़ा ही हृदय विदारक बीभत्स कांड दिखाई पड़ा। चबूतरे के पास ही एक वृद्धा महिला की मरी हुई देह पड़ी थी। उसके शरीर में से नोच नोच कर सियार और कुत्ते काफी मांस खा गए थे। फिर भी करीब जाने पर तारिणी ने उसे पहचान लिया। वह उस गांव के एक मोची परिवार की वृद्धा माता थी। ऐसी भाग्यहीना की क्या कहें। चूंकि वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि चल फिर भी नहीं सकती थी, बिस्तरे से उठ न सकने की उनकी विवशता के कारण उनके परिवार के सदस्य ही भगवान से बार बार मनौती कर रहे थे कि किसी तरह उनकी मृत्यु हो जाए। उन वृद्धा की खातिर ही उस परिवार के लोगों ने उन्हें लेकर पिछली रात को ही घाट के किनारे आकर आश्रय लिया था। रात में जब वह नींद में विभोर थी, तब उन्हें उसी अवस्था में वहां छोड़कर परिवार के बाकी सारे सदस्य कहीं दूर भाग गए थे, अपनी जान बचा सकने की फिराक में। अब तो उस स्थान पर तारिणी भी देर तक ठहरा नहीं रह सका। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता सीधे अपने घर आया और सुखिया से आदेश के स्वर में कह उठा, उठ, तैयार हो, खड़ी हो जा सुखिया। 4-6 आवश्यक कपड़े और कुछ एक गहना गीठों को पेट के नीचे आंचल में सावधानी से बांध ले। फिर चल, यहाँ से निकल चलते हैं। अब और इस गांव में नहीं रहेंगे। अब हम शहर की ओर जाएंगे, वहां कम से कम रोज मजदूरी तो मिलेगी। सुखिया जब उसके आदेश का पालन करती हुई सब साजो सामान बांधने लगी, तब तारिणी ने देखा कि गहने के नाम पर तो बस हाथ की कलाइयों में पड़े सांखा या बाला के अलावा और कुछ तो सुखिया के पास है ही नहीं। तारिणी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बस यही एक सांखा, और बाकी गहनों का क्या हुआ? एक बड़ी ही मुरझाई हुई सी फीकी हंसी हंसते हुए सुखिया ने उल्टे ही पूछा, तो फिर इतने दिनों तक घर का खर्चा पानी सब चला किसके जोर पर? तारांकन तारांकन तारांकन। तारिणी ने अपने पूर्वजों का वह अपना ग्राम छोड़ दिया। लगातार 3 दिनों तक चलते चलते थककर चकनाचूर हो जाने पर उस दिन सांझ की वेला में एक गांव के किनारे उन लोगों ने रात भर आराम कर लेने की गरज से पड़ाव डाल दिया था। थकावट मिटाने के लिए वे विश्राम कर रहे थे। ताड़ के 2 पके हुए फलों को लेकर उन्हें ही चूस चूस कर वे दोनों अपने रात के भोजन का प्रबंध पूरा कर रहे थे कि तभी एक छलांग लगाकर उठते हुए तारिणी एक खुली जगह पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से खड़े खड़े ही वह बोला, सुखिया,
जरा मेरा अंगोछा तो लाना, मैं कुछ देख कर ठीक कसे समझ तो लूं। अंगोछे को लेकर अपने हाथों से झुला झुलाकर उसकी एक एक स्थिति को उसने बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। रात के पिछले पहरों में भुरेरी की वेला में सुखिया की नींद उचट गई तब उसने देखा कि तारिणी तो सोया ही नहीं, वह तो उसी जगह पर तनकर अकड़ा हुआ बैठा है। सुखिया ने आश्चर्य से पूछा, पूरी की पूरी रात तुम सोए ही नहीं? तारिणी ने हंसकर उत्तर दिया, नहीं, आंखों में पल भर को भी नींद नहीं आई। फिर तो सुखिया ने उसे तरह तरह से डांटना फटकारना शुरू कर दिया, तुम इस तरह से रहोगे तो अगर कहीं आफत विपत्ति की इस वेला में कोई बीमारी सिमारी हो गई तो मैं गंवार स्त्री भला क्या करूंगी? तुम ही बताओ ना, ऐसे लापरवाह आदमी के साथ बाहर निकलना कैसे होगा बापू? छे छे छे। परंतु तारिणी ने उसका कुछ भी बुरा न मानकर बहुत ही हर्ष गदगद कंठ से कहा, देख रही है सुखिया, देख रही है तू? झुंझलाकर सुखिया ने कहा, अब अपना यह जला फूका माथा मुंड क्या देखूंगी, तुम ही बताओ। तारिणी हुलसकर बोला, चींटियों की कतारें अपने अपने मुंह पर सफेद सफेद अपने अंडे लिए ऊंचाई वाली जमीनों की ओर बढ़ती जा रही हैं, मतलब साफ है कि अब इस बार निश्चय ही पानी बरसेगा। सुखिया ने देखा सचमुच ही लाखों लाखों चींटियां भिन्न भिन्न कतारों में बढ़कर अपने अपने अंडों के साथ पास की एक ढही हुई बकरी की ऊंची दीवारों के ऊपर उठती चली जा रही है। तो न सबके सिर के ऊपर सफेद सफेद अंडे धरे हुए हैं। वह भी मजाक के लहजे में बोल उठी, तुम्हारा भी जैसा विचित्र स्वभाव। तारिणी बतलाने लगा, वे सब निश्चित रूप से सही सही जान सकती हैं, नीचे की ओर रहने से उनके बिलों का निवास स्थान बड़े हुए पानी में ढह बह जाएगा। और इधर देखती हो कि हवा बताश कैसी बह रही है, सीधी और पुरजोर गति से पश्चिम की ओर से सभी कुछ को साफ करती बह रही है बतास। आकाश की ओर ध्यान लगाकर देख लेने के बाद सुखिया बोली, परंतु आकाश तो बिल्कुल साफ है, प्रकाश से चकचक कर रहा है। तारिणी कहीं दूसरी ओर ही देख रहा था। वह तत्परता से कह उठा, अरे उससे क्या होता है, बादलों के घिर आने में भला कितने क्षण लगते हैं। वो देखो, कौआ खरपतवार का टुकड़ा उठा लिए जा रहा है, वह अपने घोंसले के कटे फटे भाग की मरम्मत कर उसे ठीक करेगा। अब आज तो सुखिया तू यही रह, अब हम और कहीं नहीं जाएंगे। आज यहीं ठहरकर जरा बरसाव बादलों की गतिविधि देखे समझे। नदी में नित्य प्रति नया खेने वाले मल्लाह के प्राकृतिक निरीक्षण परीक्षण में कहीं कोई भूल चूक नहीं होती। सांझ की वेला में पूरा आकाश बादलों से छा गया। पछुआ बयार क्रमशः तेज से और तेज हो उठी। तारिणी यकायक फैसला सुनाते हुए बोला, सुखिया अब उठो, चलने की तैयारी करो, अब हम अपने गांव घाट लौटेंगे। सुखिया घबराकर बोली, ऐसी कुबेला में? तारिणी ने धीरज बंधाते हुए कहा, तुझे किस बात का डर है, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं ना। ले माथे पर मोटरी गठरी के साथ बूंदा बांदी से बचाने के लिए टोपी भी रख ले। शुरू शुरू की बरसात की बूंदा बांदी का पानी बहुत खराब होता है। सुखिया ने कहा, और तुम बारिश में भीगने से अपने को बचाने के लिए क्या अपने सिर पर कुछ नहीं रखोगे? तुम्हारा शरीर क्या पत्थर का बना है? आनंद भरी हंसी हंसते हुए तारिणी ने कहा, अरे तू इसकी चिंता मत कर, मेरा यह शरीर तो पानी से ही बना हुआ है। सूरज के घाम और गर्मी में अकड़कर सिकुड़ जाता है, पानी पाते ही पुष्ट होकर फूलता फैलता है। चल ले आ, मोटरी गठरी मुझे दे दे। आकाश में बादल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हड़बड़ा हुए बेपरवाह गति से बहने वाली बयार के साथ साथ रिमझिम करते हुए थोड़ी सी बारिश भी हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए थम भी जाती है, परंतु फिर कुछ पलों के बाद ही बयार का वेग फिर से प्रचंड हो उठता है और उसके साथ ही साथ बारिश फिर पूरे वेग से पड़ने लगती है। इस ओर आते हुए जहां उनके 3 दिन लग गए थे, घर लौटने की इस वेला में उतना लंबा वह मार्ग उन्होंने केवल 2 दिन में ही पार कर लिया। अपने गांव का अपने घर में पहुंचते पहुंचते सांझ ढलाई। सांझ की उस वेला में अपने घर पहुंचते ही तारिणी ने कहा, अब तू यहीं ठहर, मैं जरा नदी का घाट देख आऊं। दौड़ा भागा घाट देखकर लौटा तो आनंद से उतावला होता तारिणी बोल उठा, सुखिया नदी तो अपने एक एक कोने कोने तक भर गई है, उसका कोई भी हिस्सा भरने से खाली नहीं बचा है। प्रातः काल की वेला में उठते ही तारिणी घाट पर जाने के लिए तैयार हो गया। उधर आकाश में उस समय बड़ा प्रचंड दुर्योग छा गया था। हवा तूफान की तरह चल रही थी और अपने साथ ही साथ झमाझम मूसलधार वृष्टि भी करती जा रही थी। मध्य दोपहरी में तारिणी घर लौटते ही चहक कर बोल पड़ा, मैं जरा लोहार की दुकान पर जा रहा हूँ, वहां से शीघ्र ही लौटूंगा। सुखिया उत्सुकता दिखाते हुए बोली, ऐसे ही क्यों जा रहे हो, कुछ भोजन पानी करके तो जाओ। भारी चिंता से अस्त व्यस्त हुआ तारिणी कहने लगा, नहीं, मेरी नौक की एक बड़ी कील खुल गई है। अगर वैसा नहीं होता नहीं
अगर थोड़ी सी बाढ़ होने पर ऐसा नहीं होता तो भी कोई बात नहीं थी, परंतु इस बार तो नदी पूरी तरह से पारावार हो उठी है। चल तू भी देखा। अपनी खुशी में वह इतना मग्न था गया कि जब तक बढ़ियाई नदी को सुखिया को दिखा नहीं लिया तब तक उसे नहीं छोड़ा। गांव के पास लोगों का जो पोखरा था उसके ऊंचे किनारे के ऊपर खड़ी होकर सुखिया ने मयूराक्षी नदी का परिपूर्ण रूप देखा। वह इतनी विस्तृत हो गई थी कि उसका आर पार कहीं दिखाई ही नहीं देता था। गेरुआ रंग के उसके पानी की धारा के ऊपर जगह जगह भारी भारी मात्रा में उठते हुए फेन के बुदबुदे इस तरह बड़े वेग से बहते जा रहे थे जैसे नदी धार में चढ़ाए हुए फूल के गुच्छे भागते जा रहे हो। तभी उसका ध्यान खींचते हुए तारिणी ने पूछा, नदी की बहती धारा से सोसो के स्वर में जो पुकार उठ रही है उसे सुन रही हो? इस आवाज का मतलब है कि नदी की बाढ़ अभी और भी बढ़ेगी। अतः तू अभी घर चली जा, मैं नौक मरम्मत करवा लेने के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो नदी पार कराकर सरकारी डाक का जो थैला मैं उस पार पहुँचाता हूँ उसे कल पहुँचा नहीं सकूंगा। उसकी इस बात से घबरा सुखिया कह उठी, इस भीषण आंधी तूफान और बारिश में ही। तारिणी ने उसकी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उस अत्यंत भीषण और उग्र तूफानी परिस्थिति में ही वह बाहर चला गया। जब वह उधर से लौटा तब तक सांझ गहराई थी। वह बड़ी तेजी से कदम बढ़ाता आ रहा था कि तभी डुग 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 का शब्द कहीं से उठता सुनाई पड़ा। पहले तो उसे शंका हुई कि यह डुग्गी पीटे जाने की आवाज ही है अथवा नहीं, परंतु जब और स्पष्ट सुनाई पड़ा तब उसे विश्वास हो गया कि यह डुग्गी की ही आवाज है। इस तरह की आवाज का अर्थ वह अच्छी तरह समझता है, मतलब यह कि कोई घनघोर विपत्ति जल्दी ही आने वाली है। नदी के किनारे किनारे गांव गांव में जब यह डुग्गी पीटी जाती है तभी यह समझ लेना होता है कि नदी में बाढ़ का स्तर खतरे के निशान को जल्दी ही पार पर जाएगा। फलत एक महाविपत्ति शीघ्र ही आ धमकने वाली है। तारिणी के गांव के उस किनारे पर मयूराक्षी नदी है तो इधर के दूसरे किनारे की ओर एक छोटी सी कांतर अर्थात छोटी शाखा नदी है। इस छोटी शाखा नदी के ऊपर बांसों से एक पुल बना दिया गया है। बांसों के उस पुल से होकर ही गांव में प्रवेश करना होता है। तारिणी सड़क के रास्ते चलते चलते बांसों के उस पुल के पास तक आ पहुंचा, परंतु काफी खोजने ढूंढने पर भी उस पुल का निशान भी कहीं नहीं पा सका। अब उसके मन में शंका जगी कि कहीं वह रास्ता ही तो नहीं भूल गया। उस घुप्पर अंधेरे में खड़े होकर काफी देर तक वह अंदाजा लगाता रहा। उस पुल का मुहाना अभी भी कम से कम 1 सैकड़ा बीघे जमीन पर फैला है। नदी की बाढ़ का पानी किनारे की जिस ऊंचाई तक आता है ठीक उसके पास ही वह खड़ा हुआ था। जल की सीमा अब बस उंगली की पो भर ही दूर है कि तभी देखते देखते उसकी गुड़हरी तक का पांव का हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया। नदी की धारा और लहरों से उठते हुए शब्द और प्रचंड वेग से बहती हुई हवा की ओर उसने कान लगा दिया, परंतु पानी के प्रवाह से उभरते भीषण शब्द के आगे कोई और शब्द सुनाई ही नहीं पड़ा। बस एक और शब्द जो गो गो के रूप में फैल रहा था सुनाई पड़ रहा है। देखते देखते ही कुछ देर में उसका पूरा शरीर चींटी चींटों कीट पतंगों से भर गया। मिट्टी के नीचे रहने वाले और ऊपर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े अपनी जगहों से भाग भाग कर ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं। ऐसे ही जीव उसके शरीर पर चढ़ाए हैं। हैरान परेशान होकर तारिणी पानी में कूद पड़ा। फिर बड़ी तेजी से मैदान में भरे हुए पानी को तैरकर पार कर लेने के बाद वह अपने गांव में जा पहुंचा, परंतु गांव में पहुंचकर जो कुछ देखा उससे उसके होश ही हवा हो गए। गांव के अंदर भी नदी की बाढ़ का पानी घुस चुका है। गांव की गलियों चौराहों घरों द्वारों सब जगह कमर तक पानी चढ़ गया है। रास्ते के घरों के ऊपर खड़े होकर गांव के स्त्री पुरुष डायक भरी चीत्कार कर करके उसे पुकार रहे हैं। गायों बैलों बकरियों भेड़ों और कुक्कुटों की डरी हुई चिंगारों से आसमान फटा जा रहा है, परंतु इन सारी चित्कारों के शोर को दबाकर इन सब के ऊपर छा गई थी मयूराक्षी नदी की घनघोर गर्जना। प्रचंड वेग से बहती हवा के थपेड़ का अट्टहास और तूफानी वर्षा का वज्रनिनाद। जिस तरह लुटते हुए गृहस्थ के करुण क्रंदन को दबाकर लूट खसोट करने वाले डकैतों की रोबदार गर्जना और क्रूर अट्टहास छा जाता है, ठीक उसी तरह मयूराक्षी नदी की तूफानी हवा और भीषण बारिश का शब्द सभी चीखों चिल्लाहटों के ऊपर छा गया। बरसाती तूफानी रात का अंधेरा इतना गहरा हो गया है कि रास्ता घाट कुछ भी पहचाना नहीं जा रहा। पानी के बीच जैसे तैसे कदम बढ़ाते चलते रहने पर जाने किस चीज के ऊपर तारिणी के पैर जा पड़े। उसकी छुबन से ऐसा लगा कि वह वस्तु कोई जीव ही है। कमर से झुककर हाथ नीचे ले जाकर तारिणी ने उस वस्तु को ऊपर उठाकर देखा। बकरी का एक छोना है, परंतु अब जीवित नहीं रहा, मर चुका है। उसे वहीं फेंककर जैसे तैसे अपने घर के दरवाजे के पास तारिणी आ पहुंचा और वहीं से जोर जोर से पुकारने लगा, सुखिया, अरे ओ सुखिया रे। घर के अंदर से प्रत्युत्तर में एक शब्द आया, एक असीमिताश।
वासन से भरे कंठ से सुखिया ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, यह देखो, अपने घर में मैं यहाँ हूँ। अपने घर की चौहद्दी में प्रवेश कर तारिणी ने देखा कि उसके आंगन में कमर भर पानी भर चुका है। सामने की बैठक के चबूतरे पर घुटनों तक पानी में खड़ी होकर मड़ई की छाजन के बांसों को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर सुखिया खड़ी हुई है। तारिणी ने अपने मजबूत हाथों से उसका हाथ पकड़कर एक झटके से उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, आ चल, बाहर निकल आ। झंझा तूफान के ऐसे खतरनाक समय में क्या घर के अंदर रहा जाता है? कभी भी चरमरा कर यह घर ढह जाएगा, फिर उसी में दबकर मर जाएगी रे। तुम्हारे लिए ही तो सारे खतरे उठाकर यहीं खड़ी हूँ। अगर यहाँ नहीं रहती तो तुम ही बतलाओ कि मुझे कहाँ ढूंढते भटकते। सुखिया को साथ लेकर चलते चलते पक्की सड़क पर पहुंचकर तारिणी खड़ा हो गया, फिर बोला, तुम ही बताओ सुखिया कि अब क्या किया जाए। सुखिया ने दबी दबी जबान में कहा, अभी तो इस जगह पर ही ठहरे रहो। सब लोगों की जो दशा होगी, हम लोगों की भी वही होगी। चिंता भरे स्वर में तारिणी ने अकुला कर पूछा, अगर नदी की बाढ़ और अधिक बढ़ गई तब क्या होगा रे सुखिया? पानी की धारा से उठती हुई गो गो की चिंगाड़ क्या तू सुन नहीं रही? सुखिया ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, अब इसके बाद भी बाढ़ क्या और भी बढ़ेगी जी। अगर बाढ़ सचमुच ही और बढ़ जाएगी तो देश क्या बचा रहेगा? क्या भगवान पूरी सृष्टि को ही नष्ट कर डालेंगे? सुखिया द्वारा दिलाए गए भरोसे को मान लेने, मन से ग्रहण कर लेने की तारिणी ने भरसक कोशिश की, परंतु वह इसमें सफल नहीं हो पाया। तभी एक जोरदार हड़बड़ हड़बड़ करता धड़ाम का शब्द हुआ, जिसके बाद बाढ़ का पानी बहुत दूर दूर तक छिटक गया। तारिणी ने सोच विचार कर कहा, हम लोगों वाला घर ही ढह गया है रे सुखिया। अब यहाँ और मत ठहर, चल यहाँ से दूर चले। बाढ़ का पानी अब तो मेरी कमर के ऊपर उठाया है, तुम्हारी तो छाती के जितना ऊंचा हो गया होगा। उसी अंधियारे में जाने कहां से किसी की आकुल कराह उठी, उसका ठीक ठीक अनुमान नहीं लग पाया, परंतु इतना स्पष्ट हुआ कि किसी स्त्री के गले की कातर ध्वनि चक्कर लगा रही है, अरे ओ लोगो, मेरा नन्हा बच्चा मेरी छाती से छिटक कर पानी में जा गिरा है। हाय रे मेरा बच्चा। तारिणी जल्दीबाजी करते हुए बोला, सुखिया तू यहीं पर ठहरी रहना, मैं पुकारूं तो यहीं से आवाज देना, मैं स्वयं यहाँ पहुंचाऊंगा। इतना कहकर वह उसी अंधेरे में गुम हो गया। बस केवल थोड़ी थोड़ी देर पर उसके कंठ से निकले कुछ शब्द सुनाई पड़ते रहे, कौन चिल्ला रही है, कहाँ किस ओर से बोल रही है, किसका बच्चा गिर गया है, साफ साफ बोलकर बतलाओ तो जी। दूसरे ही क्षण पलटकर उधर से आवाज आई, मैं यहाँ इस ओर हूँ। तारिणी फिर जोर से चीखा, अच्छा उस ओर। इसी प्रकार भिन्न भिन्न कम ठों से निकली आवाजों के संकेतों का आदान प्रदान कुछ देरी तक चलता रहा, परंतु अंत में फिर इस तरह की आवाजों का उठना भी बंद हो गया। उसके काफी देर बाद तारिणी ने जोर से पुकारा, सुखिया, अरे ओ सुखिया। सुखिया ने भी जोर से चिल्लाकर उत्तर दिया, हाँ मैं उधर हूँ। उसके कंठ की ध्वनि को लक्ष्य करता हुआ तारिणी उसके करीब जा पहुंचा, फिर हड़बड़ाहट में बोला, वहां से निकल आ सुखिया, ले मेरी कमर को अपनी बाहों में ठीक से जकड़ ले। बढ़ती ही जा रही नदी की बाढ़ के रंग ढंग कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। उसकी इस बात का सुखिया ने कोई विरोध नहीं किया। बिना एक शब्द मुंह से निकाले ही उसने तारिणी की कमर के फेंटे को मजबूती से पकड़ लिया। तब उसके बाद धीरे से पूछा, किसका बेटा गिर गया था जी? क्या उसे ढूंढ कर निकाल पाने में तुम सफल हो पाए? हाँ सफल तो हुआ, उसे मैं पा भी गया और पहचान भी गया। वह भूपति मल्लाह का बेटा है। तारिणी ने बड़े गंभीर लहजे में कहा। बड़ी सावधानी से पानी को चीरते हुए वे दोनों बढ़ते चले जा रहे थे, परंतु जहां वे इस आशा में बढ़ते थे कि क्रमशः कम होते पानी की ऊंची जमीन की ओर पहुंच जाएंगे, वहीं इस ठीक उल्टे पानी क्रमशः बढ़ता ही जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि अब सुखिया को पैदल चलवा पाना संभव नहीं रहा। तब तारिणी ने कहा, सुखिया तू मेरे गर्दन से पकड़कर पीठ पर चढ़ जा। उसने वैसा ही किया। कुछ देर बाद तारिणी हैरान होकर बोल उठा, हम लोग अब इधर किस दिशा में आ पड़े रे सुखिया? यह है। तो उसकी बात पूरी हो पाए इसके पहले ही वे दोनों अथाह पानी में डूब गए, परंतु दूसरे ही क्षण वे फिर उछलकर पानी के ऊपर आ गए। डूबने उतराने के इसी क्रम में तारिणी बोला, ऊंची जमीन की ओर बढ़ने की जगह हम लोग तो नदी में ही आ पड़े हैं रे सुखिया। अब तू मेरी पीठ पर से उतर जा और मेरे कमर के फेंटे को जोर से पकड़कर हाथ पांव चलाती हुई तैरते हुए उतराते रहने की कोशिश कर। वे दोनों के दोनों तैरते हुए चल तो रहे थे, परंतु अब तैरने की दिशा उनकी मनमर्जी के अनुसार नहीं थी, बल्कि नदी की धारा उन्हें जिस ओर खींचे लिए जा रही है वे उस ओर बहते जा रहे हैं। अंधकार और भी गाढ़ा और भी गंभीर हो गया है।
हु हु शब्द करता हुआ तूफानी बताश हवा का जोरदार झोंका कान के पास हुंकार भर रहा है, और उसी के साथ मयूराक्षी नदी की बाढ़ के पानी का होड़। मुड़ हुड़मुड़ शब्द भी मिल गया है। सारा शरीर पानी में तो है ही, मुख का जो हिस्सा ऊपर है उस पर और आंखों पर पड़ती हुई बारिश की बौछारें धनुष से फेंके गए बाण की तरह चोट पहुंचा रही है। बाढ़ की इस प्रबल धारा में तिनके के समान वे बहते ही रहे। कितने समय तक उन्हें इस तरह बहते रहना पड़ा है, अब तो इसका अनुमान लगा पाना भी कठिन हो गया है। अब तो ऐसा जान पड़ रहा है कि जाने कितने दिनों, जाने कितने महीनों से वे इसी तरह लगातार बहते रहे हैं, जिसका कि कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उनकी देह क्रमशः अकड़ती जा रही है, जैसे कि अब कुछ भी कर पाने की शक्ति ही नहीं बची। मयूराक्षी की ऊंची लहरें नाक में पड़ कर बीच बीच में सांस लेना भी दूभर किए दे रही है। ऐसी हाल बेहाल हालत में अचानक ही तारिणी को चिंता हुई कि अरे सुखिया के हाथ की मुट्ठी अब यह कैसे रूप की होती जा रही है। कंधों पर लदी उसकी देह क्रमशः भारी और भारी होती जा रही है। तब तारिणी ने ऊंची आवाज में पुकारा, सुखिया, अरे ओ सुखिया रे। होश हवास गवाए पागल की सी आवाज में सुखिया ने उत्तर दिया, हाँ आए। तू तो बहुत अधिक डर गई लगती है, परंतु तुझे डरने की क्या जरूरत है, मैं तो हूं ना तेरे साथ। उसके दूसरे ही क्षण में तारिणी ने अनुभव किया कि वे दोनों बहुत गहरे पानी के अतल तल में चक्कर लगाते हुए डूबते डूबते ही चल रहे हैं। स्पष्ट लग रहा है कि अब वह नदी की धार की भावर में आ पड़े हैं। फिर तो उसने अपने शरीर की सारी शक्ति इकट्ठी करके पानी को ठेल देने की जोरदार कोशिश की। उसके कुछ देर बाद जान पड़ा कि अब वे पानी की धारा के ऊपर उठ आए हैं, परंतु एक कुश लमल्लाह होने के कारण तारिणी अच्छी तरह जानता है कि बस अब यहीं पर एक बार फिर गहरे में डूबना पड़ेगा। अतः उस भावर से छुटकारा पाने के लिए वह उससे परे परे हटकर आगे तैर जाने की कोशिश करने लगा। परंतु यह सुखिया ये क्या कर रही है। उसने तो नागपाश की तरह तारिणी को बहुत कस के जकड़ लिया है। वह अकुलाकर चिल्लाया, सुखिया, अरे ओ सुखिया रे। भावर में चक्कर काटते काटते अब वे फिर गहरे पानी के नीचे बह रहे हैं। सुखिया ने अपनी भुजाओं का जो बहुत ही जोरदार बंधन तारिणी के गले पर डाल रखा है, उसके कारण तारिणी की देह भी निश्चेष्ट हुई जा रही है। छाती के नीचे फेफड़े और हृदय यंत्र जैसे फट गए हैं। सुखिया की भुजाओं ने जो जोरदार जकड़न लगा रखी थी, उसे ढीला करने की तारिणी ने कोशिश की, परंतु उसकी जकड़न तो और जोरदार और भी मजबूत हो गई है। उसने इस कदर फांसरी लगा दी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। थोड़ी सी हवा मिले, बस जरा सी प्राण वायु मिल जाए, इसी कोशिश में भारी पीड़ा से विकल होते हुए तारिणी झपट्टा मारकर पानी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। परंतु उसके ठीक दूसरे क्षण में ही उसका हाथ सुखिया के गले पर जा पड़ा। अपने दोनों हाथों के अत्यंत कड़े दबाव से बड़े क्रोधावेश में उसने सुखिया के गले को दबाया। उसका दबाना पागलों के से उन्मत्त और भयानक आक्रोश जैसा ही हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके अत्यंत बलवा न शरीर की सारी शक्ति एक ही जगह इकट्ठी होकर बस उसके हाथों की मुट्ठी में ही आ समाई है। उसके इस प्रकार जोरदार ढंग से सुखिया के गले पर वार करने का परिणाम यह हुआ कि अब तक उसकी देह पर जो एक बहुत भारी पत्थर का सा भार पड़ा हुआ था, तथा जो अपने दबाव और खिंचाव के कारण उसे गहरे पानी के अतल तल में डुबोए खींचे लिए जा रहा था, वह अचानक ही खिसककर अलग हो गया और उसके साथ साथ ही तारिणी फिर नदी की जलधारा के बिल्कुल ऊपरी सतह पर ऊपर उठाया और तैरने लगा। उसने पूरी छाती भर बताश प्राणवायु को अंदर खींच लिया। नाक के रास्ते खींची गई प्राणवायु से छाती को भरकर फुलाते हुए आकुल व्याकुल भाव से उसने प्रकाश और धरती को पाने की मनोकामना की। थैंक यू वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।